डियर स्टूडेंट्स, अब आपको एक नया चैप्टर का वीडियो तैयार होने जा रहा है। चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये वीडियो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की रैंकिंग में तो आपका 5वां ही चैप्टर है, बट चैप्टर नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बट ये हम लोग 8-9 चैप्टर करने के बाद ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट सिलेबस। जो आकाश इंस्टीट्यूट का आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है आकाश इंस्टीट्यूट का, उसके अकॉर्डिंग जो आगे 19 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आएगा कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट आएगा मॉर्फोलॉजी का। हम लोग मॉर्फोलॉजी आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका 2 वीडियो आपको आज मिलेगा, 2 वीडियो कल के डेट में बनेगा, यूट्यूब पे अपलोड होगा, शेयर आपको होगा मंडे को, और फिर 2 वीडियो मतलब संडे को भी होगा। 6-7 वीडियो 8 वीडियो में हम इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस तरह आपका टेस्ट का सिलेबस कमांड होगा। ठीक है, तो बॉटनी में ये जो चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये जो बॉटनी का चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बच्चों को इसमें परेशानी ज्यादा होती है। बच्चों को परेशानी इन द सेंस कि उनको ना, चूंकि ये बॉटनी का चैप्टर है तो उनको थोड़ा इंटरेस्ट इसमें कम लगता है, लेकिन अपना लोग पूरा इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, और इसको ऐसा पढ़ना है कि फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। यानी कभी आपको कोई क्लास में, ठीक है, मतलब हाथ उठवाए कि हाँ जी किस चैप्टर में दिक्कत हो, तो आप मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, टेक्सोनॉमी ना बताएं। आपको ऐसे ढंग से पढ़ना है, कोई दिक्कत होगा ही नहीं तो हाथ क्यों उठाना है, यहाँ इसमें हमें कोई दिक्कत है, तो आपको पढ़ना ही है उसी ढंग से। यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को उसी ढंग से पढ़ना है। तो पहले ये जो फ्लावरिंग प्लांट है, स्टार्टिंग में ये समझिए, जो फ्लावरिंग प्लांट है ये जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो हमें दिमाग में रखना चाहिए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। हम बोल रहे हैं फेनेरोगेम्स के बारे में। ठीक है, यानी फेनेरोगेम्स का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट, और क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो हमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने ही नहीं है। यानी हमें मॉर्फोलॉजी जो पढ़नी है वो किसकी पढ़नी है, फ्लावरिंग प्लांट की पढ़नी है। यानी कि जिसमें फ्लावर होती है उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, उसकी रूट भी पढ़नी है, उसकी स्टेम भी पढ़नी है, उसकी लीफ भी पढ़नी है, उसकी फ्लावर भी पढ़नी है, उसकी सीड भी पढ़नी है, उसकी फ्रूट्स भी पढ़नी है। ठीक है, तो ये हमें पढ़नी है। क्लियर? तो हम लोग शुरुआत करते हैं एक प्लांट का। टिपिकल जो प्लांट होती है फ्लावरिंग प्लांट, उसकी लाइफ साइकिल जहां से शुरू होती है, हम वहीं से आज के लेक्चर का शुरुआत करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो कहता है बिल्कुल बेसिक से आपको कंसेप्ट मिले, हम वहां से बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि शुरुआत हम करेंगे एक प्लांट की, जो फ्लावरिंग प्लांट है, जो फेनेरोगेम्स है, उस प्लांट की लाइफ साइकिल का शुरुआत कहां से होता है, सीड से। कहां से? सीड से। आप सीड को पानी में डालिए, आप सीड को मिट्टी में डालिए, सीड को जर्मिनेट होना है। ठीक है, तो एक सीड के स्ट्रक्चर से हम मॉर्फोलॉजी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो प्लांट की लाइफ शुरू होती है, फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ, वो एक सीड से शुरू होती है। इसलिए सीड को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 2 जनरेशन। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट यानी सीड बियरिंग प्लांट। ठीक है, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 2 जनरेशन। तो हम लोग सीड से कहानी शुरू करेंगे। मैं बता रहा था आपको कि जनरल टीचर सीधे लिखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। बिल्कुल गलत। उनको बताना चाहिए कि आखिर ये रूट आया कहां से। तो हम लोग थोड़ा सा डिप से शुरुआत करेंगे, फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा, फिर इंटरेस्ट स्टार्टिंग में बन जाएगा, आपको इंटरेस्ट टूटेगा ही नहीं। तो चलिए देखिए बोर्ड पे, अब देखिए पूरा फोकस कीजिए बोर्ड पे। ये एक सीड का नॉर्मल सीड, मैं आपको पहले बता दूं, जो भी हम डायग्राम बनाएंगे आपको इसमें ज्यादातर आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए बनाएंगे। ठीक है, ये जान जाइए, मैं
आपने कभी भी आपने देखा होगा कोई भी वीडियो में मैं किताब लेके नहीं आता, ठीक है, मैं कॉपी लेके नहीं आता, मैं नोट्स लेके नहीं आता, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एकदम फ्री स्टाइल। क्योंकि आपके सामने अगर मैं ही कॉपी लेके पढ़ के वीडियो अगर बनाऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। आप सोचिएगा मेरा टीचर ही जब देख के पढ़ा रहा है तो हमें तो देखना ही है, यहाँ भी देखना है, एग्जाम में भी देखना है, तो ये काम अपना करना ही नहीं है। ठीक है भाई, हम आधा घंटा पहले पढ़ लेंगे, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, उस चीज़ को, लेकिन मैं आपके सामने बिल्कुल तैयार होकर आऊँगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे, ठीक है। ऐसे तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 19-20 साल से, ठीक है, तो मुझे सब याद है, कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ जो याद नहीं होता उसको कोशिश करता हूँ पहले याद कर ले, ठीक है। आपके सामने बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ और देता ही रहूँगा। तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल इंटरेस्टिंग ढंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको बस ध्यान देना है, ठीक है। सीड से कहानी में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और जहां तक बात है, अभी जो मैं आपको बता रहा था कि प्लांट जो है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, ये तो आप पहले से जानते हैं। कौन कौन? क्रिप्टोगेम्स और कौन? फेनरोगेम्स, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और इसका क्या है? फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट, ये प्लांट को 2 ही पार्ट में तो बांटते हैं, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। अपना लोग को पढ़ना है इसके बारे में, इसकी कहानी पढ़नी है, इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, इसकी एक्सटर्नल फीचर पढ़नी है। और एक्सटर्नल फीचर में एक प्लांट को मान लीजिए खेत से उखाड़ के आपके सामने ऐसे रख दिया जाए, तो उस प्लांट में आपको क्या क्या दिखेगा? उस प्लांट में आपको दिखेगा रूट, उसका दिखेगा स्टेम, उसका दिखेगा लीफ, उसका दिखेगा फ्लावर, उसका दिखेगा फ्रूट। जो जो चीज आपको ऊपर से दिखेगा उसी का स्टडी करना है। यानी मॉर्फोलॉजी में यही होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट और एक्सटर्नल फीचर ऑफ एनिमल, मॉर्फोलॉजी नहीं होता है। हम अभी प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम रूट पढ़ेंगे मजे में, स्टेम पढ़ेंगे, लीफ पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे, और याद रखिए फ्लावर का अरेंजमेंट भी पढ़ेंगे। फ्लावर के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस, उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए, तो फेनरोगेम्स ऐसे याद रखना, फेनरोगेम्स फ्लावरिंग प्लांट और क्रिप्टोगेम्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आपने पढ़ा होगा, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, बस ये आपको बताना चाह रहा है, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इसमें आपने पढ़ा होगा थैलोफाइटा, इसमें पढ़ा होगा ब्रायोफाइटा, इसमें पढ़ा होगा टेरिडोफाइटा, और इसमें आपने 2 ही पढ़ा होगा, ठीक है। कौन कौन पढ़ा होगा? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, ओके। इन तीनों में फ्लावर अगर नहीं है, नॉन फ्लावरिंग है, इसका मतलब इस तीनों में सीड भी नहीं है, गारंटेड है सीड भी नहीं है, और इन तीनों में फ्रूट भी नहीं है। यानी अगर फ्लावर ना हो तो सीड भी ना होने की 100% गारंटी है, फ्रूट भी ना होने की 100% गारंटी है। इन दोनों में फ्लावर है तो सीड होने की 100% गारंटी है, बट फ्रूट होगा तो एंजियोस्पर्म, फ्रूट नहीं होगा तो जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, नेकेड सीड मतलब विदाउट फ्रूट, और इसमें एंजियोस्पर्म, एंजियो मतलब क्लोज्ड, तो कहता है क्लोज सीड, क्लोज सीड का मतलब एंजियोस्पर्म यानी कि फ्रूट के अंदर। क्लियर है? चलिए अब आइए, अब उतना आपको ज्ञान अगर हो गया तो फिर हम लोग चलते हैं एक सीड का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, टिपिकल सीड का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं डायग्राम जो बनाऊंगा ना पूरे चैप्टर में आपको समझाने के लिए बनाऊंगा, तो हो सकता है डायग्राम एग्जैक्ट नहीं हो, ठीक है, समझाने के लिए, मतलब अब उसमें पूरा का पूरा वो मतलब जो सारा पार्ट होता है वो नहीं भी, जो लेकिन जो समझाने का है वो बेस्ट ढंग से समझाऊंगा। दैट इज कॉल्ड आउटलाइन डायग्राम, दैट इज कॉल्ड एरो डायग्राम, ठीक है, उसका सहारा लेके बनाऊंगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, अब इससे मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, टीचर मान लो कि अगर आपके बोर्ड पे ना हार्ट का खूब अच्छा डायग्राम बना दिया, आपको कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमने अगर ऐसे करके आपको समझा दिया, ठीक है, ऐसे करके समझा दिया कि भाई इसमें 4 चैम्बर है, राइट ऑडिकल, लेफ्ट ऑडिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, आपको इसमें समझ में आ जाएगा। जिसमें समझ में आ जाएगा वो डायग्राम अच्छा है। बाकी डायग्राम बनाने के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए घर पे। एग्जाम में अगर आपको पूछेगा तो आप बुक वाला डायग्राम जरूर बनाइए,
उसमें आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये समझने के लिए बेस्ट डायग्राम है। तो ऐसे करके इसमें कौन सा आर्टरी निकल रहा है, कौन सा वेन आ रहा है, तो वो इसलिए मैं यूज करता हूँ। ये देखिए, ये जो है आपका क्या है, ये क्या है, सीड। तो ये सीड जो है ना, इसमें देखिए हमने 2 पार्ट रखा है और बीच में एक लाइनिंग है। तो सीड के स्ट्रक्चर यहां से आप जानिए, एकदम कंक्रीट स्टार्टिंग पॉइंट है। कहता है ये जो है ना, ठीक है, जो अभी हम लाइनिंग कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, ये जो है, ये पार्ट, ये सीड के अंदर का पार्ट है। आराम से समझो, इसको बोलते हैं इंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, इंडोस्पर्म। इसको बोलते हैं इंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको, इंडोस्पर्म। और ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, इम्ब्रियो। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्ब्रियो। ठीक है, यानी कि सीड के 2 ही मेन पार्ट होते हैं, एक इंडोस्पर्म और एक इम्ब्रियो अंदर में। यानी कि इंडोस्पर्म कंपैरेटिवली नीचे और इम्ब्रियो ऊपर। ठीक है, ये इम्ब्रियो ग्रोथ करता है और इंडोस्पर्म उसको ग्रोथ करवाता है। यानी इंडोस्पर्म कोई चीज को जन्म नहीं देगा फर्दर। इंडोस्पर्म भोजन का एक संग्रह है, भोजन का एक जमावड़ा है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है इंडोस्पर्म, जो न्यूट्रिशन देता है किसको, इम्ब्रियो को। यानी इम्ब्रियो अपने ग्रोथ के लिए जिस सब्सटेंस का यूज करता है, जिस स्ट्रक्चर का यूज करता है, जिससे न्यूट्रिशन लेता है, दैट इज कॉल्ड इंडोस्पर्म। ठीक है, यानी इंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैं बता दूं, ये न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी ये भोजन देता है। ठीक है, गिव न्यूट्रिशन टू द क्या बोलिएगा, इम्ब्रियो। और इसका कोई काम नहीं है बच्चे। क्लियर है पॉइंट? किसको न्यूट्रिशन देता है, इम्ब्रियो को। इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा, ये देखिए, इम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। इम्ब्रियो को जब न्यूट्रिशन देगा, ठीक है, तो इम्ब्रियो का क्या होगा, ग्रोथ होगा। और मैं आपको बताऊं, इम्ब्रियो के यूनिट को, ठीक है, इम्ब्रियो के यूनिट को हम लोग बोलते हैं कोटाइलेडन। क्या बोलते हैं, कोटाइल। समझते जो, एकदम क्लियर कंसेप्ट रखो शुरू से, फिर कुछ है ही नहीं। बॉटनी जियोलॉजी ज्यादा हल्का है। तो कहता है कि इसके यूनिट को हम लोग बोलते हैं कोटाइलेडन। यानी इम्ब्रियो के यूनिट को क्या बोलते हैं, कोटाइलेडन। कोटाइलेडन। किसी सीड में अगर कोटाइलेडन की संख्या 1 हो तो उसको बोलते हैं मोनोकॉट प्लांट। मोनोकॉट प्लांट, उसको बोलते हैं मोनोकॉट प्लांट। और अगर इसकी संख्या 2 हो तो क्या बोलेंगे, डाइकॉट प्लांट। क्या बोलेंगे, डाइकॉट प्लांट। अब आपको क्लियर हो गया। तो मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। मैं ये मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, यानी कि मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया, ये आप अपना नोट करना। तो देखो इधर कहता है कि इम्ब्रियो के यूनिट को क्या बोलते हैं, कोटाइलेडन। इम्ब्रियो के मेन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कोटाइलेडन। उसकी संख्या 1 हो तो मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट। और इसकी संख्या अगर 2 हो, ठीक है, क्या बोलेंगे, डाइकॉट प्लांट। यानी पूरा नाम बोलते हैं मोनोकोटाइलेडनस प्लांट, शॉर्ट में प्यार से बोलते हैं मोनोकॉट प्लांट। ठीक है, डाइकोटाइलेडनस प्लांट, डाइकॉट प्लांट, यही फेमस नाम है। मोनोकॉट, डाइकॉट, मोनोकॉट, डाइकॉट सुनते रहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आज क्या है। अब जो न्यूट्रिशन देगा, जो न्यूट्रिशन देगा वो थोड़ा सा आप समझ रहिए। ठीक है, हम किसी को भोजन दे रहे हैं डेली, ठीक है, उसके ग्रोथ के लिए, उसके परवरिश के लिए, तो इसका मतलब कंपैरेटिवली कुछ तो मेरे में ज्यादा होगा। हो सकता है कुछ कमाते ज्यादा हो, कुछ मेहनत करते ज्यादा हो, तभी तो हम किसी को दे रहे हैं। ठीक है, और कोई कमजोर है तब तो ले रहा है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो कहता है कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस कौन है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का ढेर कौन है, न्यूट्रिशन देता कौन है, इंडोस्पर्म, और लेता कौन है, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो कुछ मामलों में तो कमजोर होगा और देने वाला कुछ मामलों में मजबूत होगा। कहता है यस, क्रोमोसोम के नंबर में जनरली मैं बोल रहा हूं, ये सब जगह लागू नहीं होगा, एक जगह कम भी होता है। तो कहता है, और कम होता है इसलिए वो वहां पे न्यूट्रिशन नहीं देता। कहता है कि एंजियोस्पर्म की बात करें, ठीक है, देखिए फ्लावरिंग प्लांट में दोनों आता है, जिम्नोस्पर्म भी आता है, एंजियोस्पर्म। लेकिन 100% अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट को डिफिनीशन को फॉलो करने वाला है, जिसमें
फ्लावर भी हो, सीड भी हो, फ्रूट हो, तो वो होता है एंजियोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होता और वो आपके आसपास बहुत कम प्लांट होते हैं। तो नॉर्मल जो आपके सराउंडिंग प्लांट होते हैं वो सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, चाहे अमरूद हो, चाहे कुकुम्बर हो, ठीक है, चाहे मान लो कि बैगन हो, टमाटर हो, कुछ भी हो, सनफ्लावर, सब ठीक है एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। मैंगो वो सब जितने फ्रूट हैं सब। जिम्नोस्पर्म में 2 ही तो प्लांट है, साइकस माइनस, खोजने से भी नहीं मिलेगा आपके अगल बगल में, ठीक है। तो समझ रहे हैं बात को। तो न्यूट्रिटिव यानी कि ये जरूर एक चीज में ज्यादा होगा, यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर के 3 सेट हैं और इसमें क्रोमोसोम नंबर के 2 सेट हैं, और किसी किसी में क्रोमोसोम नंबर के 1 भी सेट होते हैं। जैसे प्लांट में हो गैमीट, यानी कि मेल गैमीट हो पोलन ग्रेन, या फीमेल गैमीट हो, ठीक है, एग सेल एम्ब्रियो साइट के अंदर, वो होंगे हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड। नॉर्मल सेल प्लांट हो या एनिमल हो डिप्लॉइड। लेकिन कोई पूछेगा एंडोस्पर्म का सेल, तो चूंकि वो न्यूट्रिशन देता है होता है ट्रिप्लॉइड। यानी कि अब आ गए आपको ये क्वेश्चन के पॉइंट में, यानी कि ये इंडोस्पर्म, बताइए ये इंडोस्पर्म क्या होता है 3n, और 3n का मतलब क्या होता है डियर, ट्रिप्लॉइड। क्या होता है ट्रिप्लॉइड, 3n का मतलब ट्रिप्लॉइड। और बताइए 2n ये क्या होगा डिप्लॉइड, यानी कि एम्ब्रियो क्या होता है डिप्लॉइड। लीजिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आप जान गए, देखिएगा इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी आपको बनेगा। यानी कि किसी सीड को जब आप देखते हैं तो उसमें एम्ब्रियो जो है, खास करके एंजियोस्पर्मिक सीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एंजियोस्पर्मिक सीड की बात कर रहे हैं तो उसमें एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो जो होगा, आज के बाद बोलिएगा डिप्लॉइड, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, और इंडोस्पर्म को क्या बोलिएगा ट्रिप्लॉइड, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्यों, ये न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। लेकिन यही अगर जिम्नोस्पर्म होगा ना तो ये होता है एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम का, एक्सेप्शनल नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है, और एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है इसलिए ट्रिप्लॉइड हो जाता है, यानी कि पहले आपस में मिल जाता है 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस हो जाता है, उसमें जाके एक फ्यूज करता है। ये आपने 10th में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है इसलिए ट्रिप्लॉइड। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो नहीं बनता, सिंगल फर्टिलाइजेशन या नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, इसलिए 2n होता है। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कौन बनता है इंडोस्पर्म, इसलिए वो क्या होता है ट्रिप्लॉइड होता है। और जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म बनता है फर्टिलाइजेशन से पहले, इसलिए वो हैप्लॉइड होता है। तो एक स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन से पहले बन रहा है हैप्लॉइड, एक स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है सिंपल फर्टिलाइजेशन के बाद, सिंगल फर्टिलाइजेशन के बाद तो डिप्लॉइड यानी एम्ब्रियो, और एक तो बन रहा है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि ट्रिप्लॉइड, वो क्या होता है इंडोस्पर्म। अब आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस इंडोस्पर्म और ये एम्ब्रियो के बीच में एक बैरियर है, उसका नाम है डियर, उसका नाम है, क्या नाम है, एल्यूरोन लेयर। क्या नाम है, एल्यूरोन लेयर, ठीक है। ये एक प्रोटीन का बना होता है, उसका नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्लियर। अब आइए, अब इसके बारे में इतना कुछ जाने, अब इसकी जर्मिनेशन तो करवाएं। ये लीजिए, ये न्यूट्रिशन देते गया, अब सीड क्या हुआ, जर्मिनेट किया, यानी सीड जर्मिनेशन। हम अभी इतना बड़ा दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जगह नहीं है इसलिए मैंने इतना लंबा खींचा, ये एक्चुअली में ऐसे ही यहीं पे होगा, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, आप अपना जो बनाइएगा वो यहीं पे से डंडा निकाल दीजिएगा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ के डंडा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं सीड जर्मिनेट करेगा तो यहीं पे डंडा निकलेगा। अब सुनिए डंडा की कहानी, यहां से ये ग्रोथ नहीं कर रहा है, ये जर्मिनेट नहीं करेगा, यानी कि सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसका क्या निकलता है बाहर, एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का ग्रोथ होता है। इंडोस्पर्म तो न्यूट्रिशन देने का काम करता है, ठीक है, क्लियर है। तो कहता है यहाँ पे एक एक्सिस निकलता है डियर, ठीक है, चूंकि पीछे हमारा जगह नहीं था इसलिए हमने नहीं बनाया ये एक्सिस, ठीक है। ऐसा करता हूं ना मैं, इसको फिर से बना ही देता हूं, क्योंकि इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको फिर से ये लीजिए, बनने में क्या है ये लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, ये हमने क्या बोला था, इंडोस्पर्म बोला था, और ये हमारा क्या बोला था, एम्ब्रियो बोला था, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, इसी का स्टेज दिखा रहा है, स्टेज भी नहीं मतलब इसी को यहाँ दिखा रहा है। तो यहाँ पे चूंकि बहुत ज्यादा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं बना रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
एम्ब्रियोनल एक्सिस निकलेगा डियर। ये देखिए, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस निकल गया, यानी ये सीड जर्मिनेट किया, और ये सीड जर्मिनेट किया तो आप क्या कर रहे हैं, सीड जर्मिनेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, इफ, ठीक है, ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ सीड जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन इज प्रोवाइडेड, ठीक है, तो क्या होगा, सीड जर्मिनेट करेगा, और सीड जर्मिनेट करेगा तो एम्ब्रियो से क्या निकलेगा, बताइए, एम्ब्रियो से निकलेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा, यहां 4-5 चीजें, ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट कहलाता है, ठीक है, ये सबसे लोअर मोस्ट पार्ट, ये जो कहलाता है, ये कहलाता है रेडिकल। क्या कहलाता है, रेडिकल। और सबसे ऊपर का पार्ट कहलाता है प्लूमूल, ये कहलाता है प्लूमूल। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ये क्या कहलाएगा, रेडिकल, ये कहलाएगा प्लूमूल। इसमें और भी सारे स्ट्रक्चर होते हैं, डिटेल अभी इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं, वो बताएंगे कब, जब आपको पढ़ाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th में जाके, उसमें बताएंगे। जब बताएंगे ना एम्ब्रियोजेनेसिस, एक एम्ब्रियो का पूरा स्ट्रक्चर, तो उसमें बताएंगे। अभी एम्ब्रियोलॉजी तो पढ़ा नहीं रहे, ठीक है, समझ गए? तो बहुत सारे टीचर क्या करेंगे मालूम है, जिनको लगता है अरे भाई हम तो बॉटनी में एमएससी, वो यहाँ के टॉपिक पकड़ लेंगे, कहेंगे अरे सर ने यहाँ पे यही बताया, ठीक है, ये नहीं होता, ठीक है, ये पढ़ा रहे हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये सिंपल वे में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है डायरेक्ट यही, इसके पीछे भी स्ट्रक्चर होता है कि रेडिकल कैसे बना, प्लूमूल कैसे बना। वो कब पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर नंबर 2 इन 12th बायोलॉजी। ओके, अब देखिए, ये एम्ब्रियो से क्या निकला, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का सबसे नीचे वाला पार्ट रेडिकल, सबसे ऊपर वाला पार्ट प्लूमूल, ठीक है। जानते हैं रेडिकल को भी एक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करके रखता है, चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, और इसको भी प्रोटेक्ट करके ले रखता है। इसका नाम क्या है मालूम, इसका नाम है डियर, ठीक है, कोलियोप्टाइल। आपने नाम सुना होगा कोलियोप्टाइल, और इसका नाम है डियर कोलियोरिजा, कोलियोरिजा, ठीक है, कोलियोरिजा, यानी इसका नाम है कोलियोरिजा, इसका नाम है कोलियोप्टाइल, ठीक है। और मैं आपको अभी अब आपको कुछ एहसास होने लगा होगा कि सर क्या बोलने वाले हैं। जिस दिन बच्चों को यह एहसास होने लगे कि मेरा टीचर अब ये क्वेश्चन पूछेगा, समझिए आपकी बॉन्डिंग बन गई, समझिए आप टीचर के एकदम फैन है या टीचर आपका फैन है, ठीक है, या टीचर को लगने लगे बच्चा मेरे से क्या क्वेश्चन पूछेगा, चेहरा देख के समझ जाइए बॉन्डिंग पढ़ाई की जबरदस्त हो चुकी है। फिर आपका भी कल्याण होगा, और आपका कल्याण होगा, आपका रिजल्ट होगा तो मेरा भी कल्याण होगा। तो हमें अब आपको लग रहा है कि हम क्या पूछने वाले हैं, हम पूछने वाले हैं व्हाट इज माइकोरिजा। माइकोरिजा जो टर्म है ना, वो यहीं से तो निकला है, यहां से आया रीजा, ठीक है, यहां से आया रीजा। रीजा बोल रहा हूं, रीचा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, कोई किसी दोस्त होंगे रीचा उचा तो फीलिंग मत लीजिएगा, रीजा बोल रहा हूं, रीजा। और माइको का मतलब क्या होता है, फंगस। तो फंगस एसोसिएशन होता है यहीं पे रूट में, रेडिकल से क्या निकलेगा, रूट निकलेगा। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है पाइनस, पाइनस के रूट में फंगस का एसोसिएशन होता है, उसी को बोलते हैं माइकोरिजन, उसी को बोलते हैं माइकोरिजन। और वो क्या करता है, फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म करवाता है, ठीक है। तो पाइनस फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, माइकोरिजा, और वो कैसा होता है, फंजाई और रूट का, दोनों का एकदम ऐसा एसोसिएशन होता है कि दोनों एक दूसरे से बेनिफिट लेता है, अलग भी नहीं रह सकता है। बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर बट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म। तो माइकोरिजा इज ए टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म, ठीक है, which maintain phosphate metabolism in pinus। इसके ट्रिक बताए थे, बहुत अच्छा ट्रिक बताए थे, पापा, ठीक है, मम्मा, पापा मम्मा, ये लीजिए पापा मम्मा से मुलाकात करवा देते हैं, पापा मम्मा, ठीक है। पी से पाइनस, पी से पाइनस लिख लीजिएगा, मैं उतना नहीं लिखूंगा, पी से पाइनस, पी से फॉस्फेट, एम से म्यूचुअलिज्म, एम से माइकोरिजा। क्लियर है पॉइंट, यानी पाइनस, फॉस्फेट, म्यूचुअलिज्म, माइकोरिजा, ठीक है। यानी माइकोरिजा इज ए टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म
ठीक है, इन विच पाइनस प्लांट रूट इज एसोसिएटेड विद फंगस, ठीक है, फॉर फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म। हो गया काम खत्म आपका। बहुत बड़ा क्वेश्चन, नीट में हर साल ये क्वेश्चन आता है, कहीं न कहीं से घुमा के आएगा, हो सकता है इस बार भी आए, ठीक है। तो देखिए ये रीजा, पॉलियोरीजा, यहीं से रीजा लिया गया है, यानी कि इम्ब्रियोनल, देखिए अब फिर से मैं बता रहा हूं, इम्ब्रियोनल एक्सिस, ये न्यूट्रिशन दिया, कौन न्यूट्रिशन, कौन दिया न्यूट्रिशन, इंडोस्पर्म, और इंडोस्पर्म के न्यूट्रिशन से ये क्या हुआ, ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद क्या निकला, इम्ब्रियोनल एक्सिस, उसका लोअर मोस्ट पार्ट रेडिकल, ऊपर वाला पार्ट प्लूमूल, प्लूमूल इज कवर्ड विद कॉलियोप्टाइल, रेडिकल इज कवर्ड विद कॉलियोरीजा। क्लियर है? ये रेडिकल आगे जाके रूट सिस्टम को जन्म देगा। ये किसको जन्म देगा, रूट सिस्टम को, रूट सिस्टम को, और ये किसको जन्म देगा, सूट सिस्टम को, सूट सिस्टम। सूट सिस्टम का मतलब स्टेम प्लस लीफ, और बताइए रूट सिस्टम मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, डिफरेंट रूट। बोलिए क्लियर है पॉइंट, ये दिमाग में आ गया। अब आइए यहां से, बस एक पॉइंट है बच्चे, ये जो पॉइंट है देखिए, यहां से क्या लगा हुआ है, कोटाइलेडन, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोटाइलेडन है, ये हमारा क्या है, इम्ब्रियो, यानी कि इम्ब्रियो, और ये क्या है, इम्ब्रियो के यूनिट को क्या बोलते हैं, कोटाइलेडन, ठीक है। ध्यान देना डियर, ये अपना क्या है, इंडोस्पर्म, ये इंडोस्पर्म, ये अभी क्या बताए थे पिछले फिगर में 3n, ये क्या बोले थे 2n, ये इसको क्या देता है, न्यूट्रिशन, ये तो बताए थे। तो ये पॉइंट से क्या लगा हुआ है, कोटाइलेडन, तो बताइए इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे, इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे इपिकोटाइल, लो इपिकोटाइल, इतना ही तो समझाना था। और इसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल, क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल, ठीक है, इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, यानी कि इम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट। जिस पॉइंट से कोटाइलेडन जुड़ा हुआ है उसके ऊपर का होता है ग्रीक वर्ड इपी, कोटाइलेडन का, यानी उस पॉइंट से ऊपर है कोटाइलेडन, इपिकोटाइल, और उस कोटाइलेडन के नीचे जो पॉइंट है, मतलब कोटाइलेडन जहां से जुड़ा हुआ उस पॉइंट के नीचे जो है उसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल। क्लियर है पॉइंट? तो इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्लियर हो गया, ठीक है, इपिकोटाइल हाइपोकोटाइल। अब एक डांच की बात बताऊं, ठीक है, अगर इपिकोटाइल यहां से, ये मान लो मिट्टी में है, पूरा पूरा मिट्टी में है, थोड़ा सा समझना है बस, अभी बता देंगे तुम्हें, आगे का रोग दूर हो जाएगा। कहता है ये यहां पे है, ये पॉइंट, यानी मिट्टी में सब कुछ रखा हुआ है, मिट्टी में जर्मिनेट किया। अब बताइए अगर इसमें होगा, इसमें अगर इलोंगेशन हुआ, समझने वाला पॉइंट है, यहां पे गड़बड़ करता है बच्चा। अगर इस चीज में इपिकोटाइल में इलोंगेशन हो जाए, यानी इपिकोटाइल में सिर्फ ग्रोथ हो, इसमें ग्रोथ नहीं हो, हाइपोकोटाइल में, तो बताइए सीड नीचे जाएगा, ये सीड नीचे ही रहेगा या सीड ऊपर जाएगा? सीड नीचे ही रह जाएगा। क्यों? अरे इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है कौन, ये पूरा का पूरा सीड, और इलोंगेशन कहां हो रहा है, इस पार्ट में इलोंगेशन हो रहा है, ये पार्ट ऊपर बढ़ता हुआ निकल जाएगा, ठीक है, और ये पार्ट मिट्टी में ही रह जाएगा। लेकिन अगर इस पार्ट में इलोंगेशन हो तो इसको लेके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या है, कोटाइलेडन। तो इस पार्ट में अगर इलोंगेशन होगा तो यहां पे ग्रोथ हो रहा है, यहां पे ग्रोथ हो रहा है, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर चला जाएगा। और यहां से अगर ग्रोथ शुरू ही हुआ, इसका मतलब ये नीचे है, ऊपर वाले पार्ट में हो रहा है, ठीक है। तो नहीं समझे, कोई बात नहीं, नहीं समझे तो इसको बाद में समझना है, ठीक है, अभी दिमाग में रखना नहीं है, ठीक है। यहां तक तो समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, इपिकोटाइल, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल, ठीक है। इसको ऐसे समझो, देखो ये जो है यहां से ग्रोथ हो रहा है, यहां से ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो यहां से ग्रोथ हो रहा है, यहां से ऊपर, तो बताओ ये मेरा हाथ क्या होगा, ठीक है, ये यहां से ग्रोथ हो रहा है, यहां से ऊपर ग्रोथ हो रहा है, मान लो अभी मैं पहले बोल रहा हूं कि नहीं, यहां से ग्रोथ हो रहा है, तो मेरा ये हाथ ऊपर चला जाएगा, और यहां से अगर ग्रोथ हो रहा है यहां से ऊपर, हाथ यही रहेगा, मेरा ये सर बढ़ के ऊपर चला जाएगा। यही तो हमने बताया, ठीक है। तो दिमाग आपके पास पूरा होना चाहिए, तो इमेच्योर दिमाग से ही काम नहीं होगा। तो इसको मैं बाद में खतरे से भी खेलूंगा नहीं, ठीक है, हौच पौच आपका हो जाएगा, वो मैं करना नहीं चाहता, बाद में बताऊंगा जब थोड़ा मैच्योर हो जाओगे। तो ये क्या है, इपिकोटाइल, ये क्या है, हाइपोकोटाइल। बस इस प्लूमूल से क्या निकला, सूट सिस्टम, स्टेम लीफ, इससे क्या निकला, रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम और सूट सिस्टम मिलके क्या बनाता है, पूरा प्लांट। तो रूट सिस्टम में क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ रूट,
सूट सिस्टम में क्या पढ़ना है? स्टेम लीफ। तो बताइए इतना जो पार्ट है, यानी कि नीचे आपका क्या निकला? रूट, ऊपर क्या निकला? स्टेम, ऊपर क्या निकला? लीफ, और स्टेम के मॉडिफिकेशन में क्या निकलेगा? फ्लावर, और फ्लावर में क्या बनेगा? फ्रूट। इसी को पढ़ना है। तो ये तीनों पार्ट जब तक रहे तब तक बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट, तो बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट, और जो ही फ्लावर निकले तो ही क्या बोलेंगे? सेक्सुअल पार्ट। ठीक है, यानी कि बताइए ये सीड जर्मिनेशन के बाद आपका कितना चीज निकला है? रूट, स्टेम, लीफ। जब तक रूट, स्टेम, लीफ निकले, जब तक किसी प्लांट में रूट रहे, स्टेम रहे, लीफ रहे, तब तक उसको कहेंगे वेजिटेटिव स्टेज। और जब उसमें फ्लावर निकल जाए तब कहेंगे उसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल शुरू हो गई। इसलिए जब फ्लावर से रिप्रोडक्शन होगा तो बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब रूट, स्टेम, लीफ से होता है बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस भी आपको आ गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोडक्शन बाय रूट, स्टेम एंड लीफ, हायर प्लांट में बता रहा हूं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोडक्शन बाय फ्लावर। ठीक है, अगर रूट, स्टेम, लीफ आर्टिफिशियली काट के हम कोई प्लांट को कहीं से काटे, मान लीजिए जैसे सुगर केन है, उसके स्टेम को काटे लगा दिए, गुलाब स्टेम में काटे लगा दिए, रूट को काटे लगा दिए, तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट, स्टेम एंड लीफ। और नेचुरली अगर करें, ठीक है, नेचुरल हो तो नेचुरल मेथड ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और आर्टिफिशियल अगर काटे, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, वो सब क्या है? सब आर्टिफिशियल मेथड है। तो अब आप समझ गए वेजिटेटिव स्ट्रक्चर किसी प्लांट में कौन होता है? रूट, स्टेम, लीफ। रूट किससे? रेडिकल से। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए ये पूरा का पूरा हमने क्या बता दिया? बैकग्राउंड, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी। इसमें आपने अच्छे से सीख लिया कि कहां तक कैसे होता है। मैंने आपको कहां तक पहुंचा दिया? रेडिकल से क्या जन्म लिया? रूट सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ रूट। ठीक है, पुलमूल से क्या जन्म लिया? सूट सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम, लीफ, वो पढ़ेंगे। तो यानी कि हम रूट, स्टेम, लीफ तक तो पहुंचा दिए हैं। अब अगले क्लास में क्या शुरू होगा? मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। शुरुआत में पूछेंगे रूट किससे डेवलप होता है? हाथ उठाइएगा, रेडिकल से। ठीक है, फिर पूछेंगे क्या कोई रूट दूसरे पार्ट से भी जन्म ले सकता है? कहोगे यस सर ले सकता है, बायोलॉजी में कुछ भी संभव है। अगर दूसरे पार्ट से जन्म लेगा तो उसको ट्रू रूट बोलेंगे ही नहीं, उसको बोलेंगे एडवेंटिटियस रूट। और जो रेडिकल से जन्म लेगा वो होगा फाइब्रस रूट, वो होगा टैप रूट। ये लोग ये सब पढ़ेंगे, यानी क्या शुरू करेंगे? रेडिकल, अगले वीडियो लेक्चर में। ओके, तो इंतजार कीजिए, उसका हेडिंग होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।